A very good morning, students. Now, today I am going to start the lesson number 4. The lesson number 4, the first topic is the vocabulary junction. Vocabulary junction's topic is archaic words. Archaic words. What is the meaning of archaic word? The meaning of the archaic word is the ancient words that time we not use. यानी archaic words वो words होते हैं जो कि पुराने काल्पनिक होते हैं, प्राचीन होते हैं, जिनका आज के समय में या आज के ग्रामर में किसी भी तरीके का कोई यूज नहीं होता है. In the page number 58, look at the blue box. The definition is the archaic words are the words that have gone out of use. यानी कि ये हमारे यूज से बाहर है. In page number 59, look at the light green color box. The some words are there here. The words is ague, the means of an illness, aliment, food, apothecary, chemist, ban, poison, behold, observe, betime, early, below, a large sea wave, brimstone, sulfur, clay, calumprate, giraffe, custards, the pickpocket, discover, the dubian, a secret, eerie, before, fused, nonsense, hither, here, intelligence, news, knave, a dishonest person, match, a learned person या imagination, meet, suitable, fitting, methinks, it seems to me, nigh, near, prithee, please, aether या फिर yonder, there, tis, it is, whistles, from where, wherefore, why, ये या फिर थी, इसका मीन्स होता है you. तो यहाँ पर आपको ये चार्ट दिए गए हैं, इसमें आप आर्किक वर्ड्स पढ़ सकते हैं. द मीन्स ऑफ द आर्किक वर्ड ऐसे वर्ड जिनका आज के समय में, आज के ग्रामर में किसी भी तरीके का कोई यूज नहीं होता है, पर एक समय में इन्हें ग्रामर में यूज किया जाता था. तो ये वर्ड्स कहलाते हैं आर्किक वर्ड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द प्रोनाउंसिएशन जंक्शन इन पेज नंबर 60. आप pronunciation junction, the topic is punctuation marks. In class number 5th, I was also told you what is the punctuation marks and what is their uses. है ना? Where we use the punctuation marks. Okay. Now, some marks are question mark, exclamation mark, full stop, comma, inverted comma, apostrophe, single inverted comma, double inverted comma. ठीक है? इसके बाद dash, hyphen, कॉलन और फिर ये होता है सेमीकोलन. ये इस टाइप के पंक्चुएशन मार्क्स होता है. ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स का जो मोस्टली यूज होता है वो होता है लिटरेचर यानी कि साहित्य. जब आप किसी तरीके की कोई स्टोरी लिखते हैं या किसी तरीके की कोई पोएम लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, इन सब चीजों में आपको पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना बहुत जरूरी होता है. जस्ट बिकॉज आप पंक्चुएशन मार्क्स अगर पुट नहीं करते हैं तो वो एक चीज जो होती है वो सिस्टमेटिक वे में समझ में नहीं आती है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर एक पैराग्राफ लिखती हूँ,
सपोज ना, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है एक पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को हम कैसे पढ़ेंगे? मोहन इज अ गुड बॉय, वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ गुड इन स्टडी आल्सो। मतलब एक कहीं पर भी आपकी रीडिंग में पंक्चुएशन मार्क्स आपकी राइटिंग के साथ साथ आपकी रीडिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप रीडिंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमास, आपके जो टर्म फ्लो रहता है, टर्म फ्लो में वो कॉमा और फुल स्टॉप आपकी टर्म फ्लो में समझ में आता है ना। अब सपोज आप इसे करेंगे मोहन से स्टार्ट है और यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। फुल स्टॉप के बाद का रूल होता है कि जब भी फुल स्टॉप लगता है उसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है? कैपिटल हो जाता है, यानी कि ये कन्वर्ट हुआ, एक चेंज ये आया। इसके बाद यहाँ पर सेंटेंस आपका कंप्लीट है, सेंटेंस के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। आफ्टर द रूल फुल स्टॉप के बाद जो फर्स्ट लेटर रहता है वो कैपिटल होता है, यानी कि जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो आपको लिखने का सही तरीका बताते हैं कि आपको सेंटेंस, वर्ड्स या जो भी चीज आप यूज करते हैं लिटरेचर में उसे किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन द वेयर वी पुट द पंक्चुएशन मार्क्स। फर्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क्स हमेशा कहाँ पुट होते हैं? व्हेन वी आस्क समवन टू क्वेश्चन, यानी कि जब हम किसी से किसी तरीके का प्रश्न पूछते हैं वहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज exclamation marks. Exclamation marks when we use after the interjection word. After the interjection word means जहां पर हमारी sudden feeling, आप लोगों ने exclamatory की पहले भी definitions पढ़ी होंगी कि exclamatory sentence वो sentence होते हैं when we express the sudden feeling and emotion. When we express sudden feeling and emotions, where we put the exclamation marks. यानी कि जहां हमारी सडन फीलिंग, तुरंत हमारी जो भावनाएं होती हैं व्यक्त करते हैं, उस भावनाओं के पीछे हमारा लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जांपल वाव, हुर्रे, है ना, ये इस टाइप के जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं उनके पीछे लगा दिया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। नाउ कम टू द फुल स्टॉप. Full stop, where we put full stop when our sentence completed, we put full stop. जब हमारा वाक्य, हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है वहां पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप का एक रूल और होता है कि जब भी आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसकी स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर से होती है। ठीक है, फुल स्टॉप दो जगह यूज होता है। पहला तो इम्परेटिव सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा। इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है ना। सेकेंड ऑफ थिंग, सपोज आपने यहाँ लिखा आई एम गुड बॉय, I like to read new concept, new things, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने दो जगह फुल स्टॉप लगाया बिकॉज पहला जो सेंटेंस था मेरा आई एम अ गुड बॉय यहाँ कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो हमारा सेकेंड सेंटेंस था वो उसके बाद स्टार्ट हुआ। तो ये फुल स्टॉप का रोल होता है कि जब आपके पैराग्राफ में एक सेंटेंस यानी कि एक पूरी लाइन कंप्लीट हो जाती है वहां आप फुल स्टॉप लगाते हैं। और फुल स्टॉप के बाद हमेशा, ऑलवेज, है ना, हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो ये तो हुआ फुल स्टॉप का रूल। नाउ कम टू द कॉमा. कॉमा इज कॉमा वी यूज लाइक अ सेपरेशन. सेपरेशन मीन्स अलग करना। ठीक है, कॉमा का यूज चीजों को या वर्ड्स को, फ्रेज को अलग करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी मैं। कॉमा के काफी रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो वन बाय वन आई टेल यू। सपोज एक सिंपल सेंटेंस दे रही हूं, आई लाइक डांस, म्यूजिक, ड्रॉइंग and going outside. ओके, तो ये तो हुआ कॉमा के यूज। लेकिन अब इसमें कॉमा कहाँ लगाएंगे हम? कॉमा हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शंस को हमें सेपरेट करना पड़ता है।
जाता है। जस्ट लाइक आई लाइक डांस, कॉमा म्यूजिक, कॉमा ड्राइंग एंड गोइंग आउटसाइड। ओके, ये तो हुआ फर्स्ट रूल। द सेकेंड रूल ऑफ कॉमा, जब भी आप यस नो क्वेश्चन करते हैं, यस नो क्वेश्चन, सपोज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें टी पसंद है, तो आप उसका आंसर क्या करते हो, यस आई लाइक टी या फिर नो आई डोंट लाइक टी, है ना। तो जब भी हम यस और नो में क्वेश्चन करते हैं तो यस और नो के बाद कॉमा लगाया जाता है। अब मोस्टली आप अपने राइटिंग्स में, अपने आंसर्स में भी देखते होंगे कि जब भी यस और नो में आंसर दिया जाता है तो वहां लास्ट में कॉमा, उसके बाद कॉमा पुट किया जाता है। ठीक है। द सेकेंड ऑफ द थिंग, थर्ड रूल। थर्ड रूल कॉमा का क्या होता है, सपोज एक डेट लिखी मैंने, जुलाई 21, 2020, जुलाई 21, 2020। ठीक है। इंग्लिश में जो हमारे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में डेट्स लिखने का तरीका यही होता है कि मंथ पहले आता है, फिर डे आता है, सॉरी डेट आती है, फिर ईयर आता है। तो डेट और ईयर दोनों को सेपरेट करने के लिए हम बीच में कॉमा का यूज करते हैं, बिकॉज 21 जुलाई हर साल आती है। 2019 में भी 21 जुलाई आई थी, 2018 में भी आई थी, 2021 में भी आई थी, बट जो ईयर है वो रिपीट नहीं होता है ना, तो हम इन दोनों चीजों को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। नाउ फोर्थ रूल इज, किसी स्टेट, सपोज किसी सिटी और उसी सिटी का एक स्टेट, स्टेट तो समझते हैं दैट 28 स्टेट इन दिस, है ना। तो यहाँ पर हम सपोज मैंने लिखा इंदौर, तो इंदौर कहाँ आता है, कौन से स्टेट में आता है, इंदौर आता है मध्य प्रदेश में, है ना, एमपी। अब इंदौर एमपी लिख गया, कभी भी इस फॉर्मेशन में नहीं लिखते, हमेशा इंदौर और एमपी के बीच में लगेगा कॉमा, बिकॉज आप एक स्टेट के अंदर की अगर कोई सिटी बता रहे हैं तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन होता है। मतलब रूल यही है कि कॉमा का यूज हर जगह हम सेपरेशन करने के लिए, चीजों को अलग डिफाइन करने के लिए करते हैं। पहला रूल ये होता है कि जब हमारे पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो हम कॉमा यूज करते हैं। सेकेंड रूल इज दिस कि जब हम यस और नो में आंसर देते हैं तब हम कॉमा यूज करते हैं। द थर्ड रूल इज कि जब हमें डेट को ईयर से अलग करना होता है तो हम कॉमा यूज करते हैं। एंड द फोर्थ रूल इज सिटी को स्टेट से डिफरेंट बताना होता है तो कॉमा का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, रूल और भी होते हैं बट ये जो चार रूल है ये मोस्टली हमारे ग्रामर में यूज होते हैं। सो मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाऊंगी। नाउ क्वेश्चन हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, फुल स्टॉप हो गया और कॉमा हो गया। द नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। Where we use apostrophe, we use apostrophes to make the short form, यानी कि चीजों को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम apostrophe का यूज करते हैं। Just like I am, we use the with apostrophe I, यानी कि चीजों को शॉर्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन, आप लोगों को स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक समझाया था मैंने, कॉन्ट्रैक्शन अगर याद हो स्टूडेंट, तो कॉन्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ, वी मेक अ कॉन्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ अपोस्ट्रोफी, है ना। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड तब तक आप नहीं बना सकते जब तक अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं हो। दे आर देयर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। Where we use single inverted comma? When we ask या when we ask someone questions and some instruction, वहां पर हम यूज करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि हमारी तरफ से बोली गई कोई चीज होती है जो, उसमें हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करते हैं यूज। और अगर सपोज किसी कवि ने, किसी बड़े महान व्यक्ति ने, किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर ने कहा है तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा मेंशन करते हैं, बिकॉज वो जो चीज होती है वो हाईलाइट हो जाती है। सबसे सिंपल बात है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम एक्चुअली हाईलाइट्स के लिए करते हैं। हाईलाइट्स किसको, जब हमें कोई लाइन स्पेसिफिक बतानी हो, किसी पैराग्राफ में लिखा है, अगर उस पैराग्राफ में हमने लिखा द सुभाष चंद्र सेड इज यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम, तो ये उनका स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। द महात्मा गांधी स्लोगन इज डू एंड डाई, करो या मरो। तो जब उनके स्लोगन की बात आती है, उनके जो एक व्यक्तित्व को दर्शाने वाली बातें आती हैं, तो हम इस टाइप में डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं।
और जब हमारी कही हुई, सपोज आप टीचर से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, है ना, टीचर और स्टूडेंट के बीच का कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वहां पर एक लाइन है कि द टीचर सेड डोंट गो आउटसाइड, द टीचर सेड डोंट गो आउटसाइड। तो वो टीचर यानी कि व्यक्ति है, लेकिन वो इतना स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं है जिसकी बात को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में करो, तो वहां पर आ जाता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। डिफरेंस बिटवीन ऑफ द डबल इन्वर्टेड एंड सिंगल इन्वर्टेड इज कि सिंगल इन्वर्टेड है नॉर्मल चीजों के हाईलाइट करने के लिए किया जाता है, नॉर्मल बातों को, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है वो मोस्टली स्लोगन या कविताओं का कोई रचयिता हो या उस कविता की कोई स्पेसिफिक लाइन होती है जो उसे हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डैश। ओके, अब सपोज किट कैट, इसके बीच में हम एक डैश लगा, जो सेम साउंड के वर्ड्स होते हैं ना उनके बीच में हम लगाते हैं जो सिंपल सा डैश होता है, जैसे कि कोका कोला उसके बीच में लगा दिया, अप डाउन इसके बीच में हम डैश यूज कर लेते हैं, यानी कि जो सेम वर्ड्स होते हैं जो एक सिमिलर मीनिंग निकालते हैं, अपोजिट मीनिंग निकालते हैं, उन्हें लिखने के लिए हम डैश का यूज करते हैं। नाउ हाइफन, वेयर वी यूज हाइफन, सपोज मैंने यहाँ पर लास्ट में मान लीजिए ये मेरी कॉपी है ना, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लिखनी है कि मेरा सेंटेंस जो वो मेरी कॉपी जो है, मतलब कॉपी की जो लाइन है एंडिंग पॉइंट वो ओ पे आ गया। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लिखूं, तो मैं यहाँ पर अपने एक मार्क का यूज करूंगी, हाइफन, एक डैश यहाँ लगता है और एक डैश इसके आगे लगेगा, और उसके बाद हम जो स्पेलिंग है उसको कंटिन्यू करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हो गई हमारी स्पेलिंग कंप्लीट। यानी कि सपोज अगर आप लिखते लिखते किसी स्पेलिंग को एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हो और आपको लगता है कि वो वर्ड वहां नहीं आएगा, तो उस वर्ड के लिए आप आधा हाइफन यहाँ लगाते हैं और आधा हाइफन यहाँ लगा के एक साइन होता है कि जो ये जो साइन लग जाता है ना, इसके मतलब रहता है कि इस स्पेलिंग को यहाँ नीचे से कंटिन्यू किया गया है। सिंपल सा चीज है ना। इसके बाद है कॉलन और सेमीकॉलन। कॉलन का यूज मोस्टली तब किया जाता है जब आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो, है ना। कॉलन और सेमीकॉलन बहुत कम यूज करते हैं, हम सेमीकॉलन और कॉलन तभी यूज करते हैं जब हमें किसी चीज के डायलॉग्स वगैरह तैयार करने होते हैं, यानी कि कोई लिटरेचर क्वेश्चन तैयार होता है। सेमीकॉलन का यूज कॉमा की तरह आप कर सकते हैं, लेकिन डायलॉग डिलीवरीज में। डायलॉग डिलीवरीज मतलब अगर एक ही पर्सन के द्वारा तीन चार चीजें बोली गई, सपोज आई लाइक टू डांसिंग, आई लाइक टू डांसिंग, आई गो आउटसाइड, यानी कि एक ही पर्सन ने दो बातें बोली हैं। एक प्रॉपर सेंटेंस अगर बताऊं तो आई लाइक टू डांसिंग बट व्हेन आई कम देन आई जॉइन यू। ये एक सेंटेंस है कि मुझे डांसिंग तो पसंद है, लेकिन जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब मैं ज्वाइन करूंगा। तो उस एक पर्सन के बोले गए दो बातों के बीच में आप सेमीकॉलन यूज कर देते हैं। और कॉलन मोस्टली, हाँ, कॉलन का एक सबसे सिंपल रूल जो आप अपनी कॉपीज वगैरह में यूज करते हैं, कॉलन हमेशा मतलब एक चीज होती है जिसे आप कंटिन्यू करना चाहते हो। कॉलन आपको डिस्क्राइब करता है कि अगर आपने कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा वे बताऊं तो जब आप लोग ऐसे लिखते हो, निबंध लिखते हैं, तब मोस्टली होता है ना कि आप लोग इंट्रोडक्शन लिखा, मोस्टली बच्चे डैश लगा सकते हैं, बट एक्चुअली वहां डैश नहीं लगाना चाहिए। डैश लगाना गलत रूल होता है। वहां आ जाता है कॉलन। कॉलन लगाने पर एक चीज समझ में आती है कि आपने जो ये लिखा है ना, इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे करना है। कॉलन ये डिस्क्राइब करता है कि अगर आपने कोई वर्ड यहाँ लिखा है तो उस वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन रहेगा, यानी कि पूर्ण रूप, वो कॉलन के आगे आपको मिलेगा। हम आंसर के बाद भी कॉलन लगा सकते हैं, बिकॉज हमारा आंसर जो है वो आगे की तरफ डिस्क्राइब होगा। तो ये यूज होता है हमारे पंक्चुएशन मार्क्स के। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे।